प्लस कंट्रीज के लोगों ने जिस लोगों में ट्रस्ट जमाया जिस कंपनी ने, उस कंपनी में मैं आपका स्वागत करता हूं आपका ऑटोमेटेड डिजिटल सॉल्यूशंस में, और स्वागत करता हूं मैं आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां पर लगभग 1.5 मिलियन फाउंडर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। स्वागत करता हूं मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने जा रही है, और स्वागत करता हूं मैं ऑन पैसिव के परिवार में आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने बहुत लंबे समय से बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही अद्भुत तरीके से अपने पेशेंस को बनाए रखा हुआ है, और बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को 100% देते चले जा रहे हैं। परफॉर्मेंस आपका बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है। मुझे याद आता है 8 नवंबर 2019 का वो दिन, जिस दिन मैं इस फैमिली के साथ जुड़ा था, एक छोटी सी कॉल पर, एक छोटे से डिस्कशन पर, जो मेरे साथ जसवंत सिंह जस्सी जी के द्वारा हुई थी। और उस डिसीजन पर उस डिस्कशन पर मैंने डिसीजन लिया था कि हाँ, ये कुछ ही अलग चीज है, इस पर काम करना चाहिए। हालांकि उस दिन मेरा विजन कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे विजन बढ़ता चला गया। आज मेरा कुछ विजन अलग है। आज का जो टोटल जो प्रोग्राम है, मुझे इस परिदृश्य को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा अलग हटके है, और इसके हर एपिसोड में जो हर एक गुरुवार को होंगे, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ हम लोग नया करने जाएंगे। वो इसलिए मैं करना चाहता हूं क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से, या लगभग ये कह सकता हूं 8 महीनों से, बहुत बारीकी से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और संगठन के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीजें अच्छी नहीं होती हैं। समय समय पर हमारे ग्लोबल लीडर्स के द्वारा उसे एज ए प्रिकॉशन के तौर पर बताया भी जाता रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं। लेकिन आप सबको मैं अब जितने भी स्टेज पर हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, और मेरे कलीग्स जितने बैठे हुए हैं, मेरे साथ के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन सब की तरफ से आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने वो कर दिखाया है जो पूरे वर्ल्ड ने मिलकर कर नहीं पाया है। मैं इसलिए आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं, और इतनी बधाई देना चाहता हूं कि मेरा बस चले तो मैं सबके गले मिलना चाहूंगा, और आपको एक एक लोगों की पीठ थपथपाना चाहूंगा कि उन्होंने वाकई जो ऑन पैसिव उन्हें करना था वो पूरा काम कर चुके हैं। बाकी का काम टेक्नोलॉजी को करना है। समस्या इस चीज में भी आ रही है कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हैं, बहुत ज्यादा खुशी के भाव में हैं, और हम लोग उसी फ्लो में आकर के, एनर्जी में आकर के कभी कभी कुछ ऐसा भी करते हैं जिसकी वजह से कुछ हमारी इमेज खराब होती है, या कह सकते हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को, एक ऐसे प्रेशर को फेस करना होता है जो कि हमें जरूरत नहीं होती है उसकी। और सबसे ज्यादा चीजें जब बिगड़ती हैं या प्रभावित होती है किसी और के द्वारा, तो सबसे ज्यादा प्रभाव उसका टॉप लीडरशिप पर ही पड़ता है। और यही कारण है कि टॉप लीडरशिप आगे आकर के अपनी बातों को आगे रखते हैं। जैसे कि मैं पिछले कुछ समय से अगर देखूं तो मैं देख रहा हूं कि पिछले कई समय से ढिल्लन सर आते हैं और हमेशा एक बात कहते हैं, वो कंपेयर करते हैं इंडिया को और सारे देशों से, या कनाडा से, या अमेरिका से। और होना भी चाहिए, एक अच्छी संस्कृति और एक कल्चर का हमेशा, और एक सिस्टम्स होता है उसको फॉलो करने के तौर तरीकों का हमेशा कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक हमें सुधारवादी चीजें अंदर से पैदा नहीं होगी। तो यहां पर कई बार ऐसा भाव भी आता है मन में कि यार इतना बुरा क्यों कहते हैं इंडियंस, या इतना ज्यादा कभी कभी हमें लगता है कि यार क्या हम वाकई इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जितना हमें ढिल्लन सर कह देते हैं। बुरा मुझे लगता है, या सभी को लगता है ऐसा, जिनसे मेरा डिस्कशन होता है वो भी यही कहते हैं कि अरे हाँ यार, इंडिया में इतना गलत तो नहीं हो जितना ढिल्लन सर कह देते हैं। मैं आज उन सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ढिल्लन सर जब ये बातें करते हैं तो क्या ढिल्लन सर को अच्छा लगता है? आई एम 100% श्योर कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग वो चीजें लगातार करते जा रहे हैं। तो आज में यहाँ ढिल्लन सर भी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। मुझे जो फील होता है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, फिर अपने प्रोग्राम की मैं रूपरेखा बताऊंगा। मुझे ये फील होता है कि कोई भी गलती नहीं कर रहा है, कोई भी गलती नहीं कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो गलती कर रहे हैं। वो तो खुशी खुशी में, एक्साइटमेंट में, एनर्जी में आकर के वो सब कर रहे हैं, बट उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो जो टॉप लीडर है वो समझते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुख्य धारा के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये गलती हुई है। बट अफसोस जो गलती कर रहा है उसे इस बात का एहसास ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा विचित्र सा पहलू है और बड़ा दर्द भरा पहलू है कि जिस व्यक्ति को पता ही नहीं वो गलती कर रहा है,
और वो करे चले जा रहा है, करे चले जा, उसको ही लगता है कि लोग मेरी पीठ थपथपाएंगे ऐसा करने से। तो ये सब चीजें कैसी होती है उस पर मैं थोड़ा समय लूंगा आप लोगों से। और उसके बाद एक घटना मुझे याद आती है, मैंने बहुत एक अच्छी बुक पढ़ी थी आर्बिंजर इंस्टीट्यूट द्वारा लिखी हुई, लीडरशिप विद सेल्फ डिसेप्शन। ये जो बुक है उस पर एक स्टोरी उसमें थी, बहुत सत्य घटना पर आधारित थी, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। और ह्यूमन नेचर पर वो बहुत ज्यादा खरी उतरती है। आप लोगों ने भी शायद उसका नाम सुना होगा कि जैसे इग्नेस सेमेलवाइस के बारे में अगर आपने किसी ने सुना है तो शायद इसका एहसास होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, नेगेटिव हमें पता ही नहीं होता है। एक्चुअली डॉक्टर सेमेलवाइस उनका नाम है। डॉक्टर सेमेलवाइस 19वीं सदी के मध्य में एक यूरोपीय डॉक्टर हुआ करते थे और वो गायनेकोलॉजिस्ट थे, मतलब प्रसूति विशेषज्ञ थे, और वियना जनरल हॉस्पिटल में काम करते थे। शोध की दृष्टि से रिसर्च इंस्टीट्यूट था एक्चुअली, वहां पर बहुत ज्यादा रिसर्च होते थे और रिसर्च की शोध की दृष्टि से ये हॉस्पिटल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। और वहां वो प्रसूति वार्ड के मेन हुआ करते थे। और जिस वार्ड में सेमेलवाइस काम किया करते थे, अफसोस की बात यह थी कि वहां महिलाओं की भयंकर मृत्यु दर थी। और अगर 10 केसेस अगर वहां पर आते थे तो उसमें से एक की डेथ हो जाया करती थी। और ये बहुत ही चौंका देने वाला, बहुत ही डरा देने वाला आंकड़ा हुआ करता था। बच्चों में जन्म देने वाली माताओं में अगर 10 में से एक खत्म हो जाती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसा भयावह माहौल होगा। मेरे ख्याल में जो भी नई बच्चे अगर कोई बेबी प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक उस हॉस्पिटल के आजू बाजू से भी गुजरना पसंद नहीं करते होंगे। और ऐसा सोचने वाले वो अकेले नहीं, ऐसे जितने भी होंगे उस एरिया में वो ऐसा सोचते होंगे। बट इस लक्षण से जब ऐसा जो फिगर आया 10 में से आउट ऑफ 10 में से एक, 10 में से एक की अगर डेथ हो रही है तो अगर वहां पे अगर केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें से मृत्यु दर कितनी खतरनाक है आप ये समझ सकते हैं। तो ये इस चीजों को जब पता लगाया गया सेमेलवाइस के द्वारा कि क्या कारण हो सकता है कि इतनी हैवी हाई मृत्यु दर है वहां पर, बहुत ज्यादा लोग महिलाओं की मृत्यु हो रही है, तो उसको वहां पर जच्चा बुखार का नाम दिया गया कि हाँ, जच्चा और बच्चा जिसे दो शब्द होते हैं तो जच्चा बुखार का नाम दिया गया। क्योंकि दरअसल उस वक्त क्या पारंपरिक चिकित्सा का तकाजा था, हर लक्षण का अलग अलग उपचार किया जाता था। अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो उसका अलग उपचार होता था। अगर आपका कोई अंग सूज गया है, स्वेलिंग आ गई है, तो ऐसा कहा जाता था कि उसमें खून रुक गया है तो वो खून निकाल दिया जाता था वहां से। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसके कमरे को हवादार बना दिया जाता था। मतलब सिम्टम पर ही इलाज किया जाता था। और लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सारे कोई उपाय अगर कारगर नहीं होते हैं तो उसमें फिर कुछ और किया जाना, वहां पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उस समय अवेलेबल नहीं थी। और आधी से ज्यादा महिलाएं कुछ दिन के भीतर ही मर जाती थी और मौतों का सिलसिला लगातार जारी था। और इस भयंकर जोखिम की बातें ना दूर दूर तक फैलने लगी। सेमेलवाइस के अनुसार कई सारे पेशेंट उनके आगे घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर विनती करते थे कि उन्हें मैटरनिटी वार्ड के दूसरे खंड में रखा जाए, जहां मृत्यु दर 50 में से 1 थी। हालांकि ये भी भयंकर नजर आती है, लेकिन सेमेलवाइस के खंड की 10 में से 1 के मुकाबले काफी अच्छी थी। तो सेमेलवाइस पर धीरे धीरे इस गहरी समस्या में रुचि लेने लगे, खास तौर पर यह पता लगाने की मैटरनिटी वार्ड के एक खंड में मृत्यु दर दूसरे से मुकाबले में इतनी ज्यादा क्यों है, और उसका जिसका प्रदर्शन बुरा था उसमें डॉक्टर देख रेख करते थे, और जबकि दूसरे खंड में जिसकी मृत्यु दर ज्यादा थी उसको डॉक्टर देख रेख करते थे, और दूसरे खंड में जहां मृत्यु दर बहुत कम थी, 50 में से 1 थी, वहां दाइयां काम करती, जैसे पुराने जाने में दाई प्रेगनेंसी वगैरह कराती थी, वो लोग काम किया करते थे। तो ये स्पष्ट प्रभाव अंतर का काला कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सेमेलवाइस ने पूरा चार्ट बनाया कि इनका सब चीज दोनों खंडों की सेम 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 कर दी, और वहां भी वही काम, यही सारे पैरामीटर्स उन्होंने सेम कर दिए, लेकिन मृत्यु दर में माय डियर फ्रेंड्स कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए होता क्या है कि कुछ दिनों के लिए, 4 महीनों की ट्रेनिंग पीरियड के लिए, जब डॉक्टर सेमेलवाइस खुद कहीं बाहर दूसरे शहर में आ गए और जब वो वापस आए तो उनको आश्चर्यजनक एक तथ्यात्मक जानकारी ये मिली कि मृत्यु दर काफी हद तक कम हो चुकी है, काफी हद तक कम हो चुकी है। तो ये आंकड़ा जब उनके सामने आया तो बहुत ही वो सोच में पड़ गए कि ऐसे क्या रिजल्ट, इसका पता लगाने की उन्होंने कोशिश की। तो उन्हें पता चला कि ये रिसर्च सेंटर था जहां मुर्दों पर बहुत ज्यादा खोजबीन, मुर्दों पर रिसर्च की जाती थी, और सेमेलवाइस बहुत बड़ा समय उन मुर्दों की रिसर्च में लगाया करते थे। और अफसोस की बात यह है कि उस समय तक रोगाणुओं की खोज नहीं हुई थी, और रोगाणु विषाणु जैसी कोई थ्योरी उस समय काम नहीं करती थी, इसलिए वो वहां से आते थे और सीधा इस केस को सॉल्व करते थे। तो अपने साथ रोगाणु लाते थे और महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी।
बाद में जब इस फैक्ट का उन्हें पता चला तो उन्होंने फिर डॉक्टरों के लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया कि सब लोग आएंगे डेटॉल से और बहुत अपने आप को सैनिटाइज करेंगे और हाथ धो के आएंगे, और धीरे धीरे इतना करने से वहां पर मृत्यु दर औसत से भी बहुत कम हो गई और धीरे धीरे वो बहुत अच्छा चला गया। लेकिन जब ये बात गहन चिंतन के साथ डॉक्टर साहब सेमलवाइज जब बैठे और उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी गलती हम अपने प्रयास में, हमें पता भी नहीं था हम वो गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना जबरदस्त खतरनाक रिजल्ट आ रहा था, और वो जब सोच रहे थे बैठ करके, तो मैं आप लोगों से ये, आप लोगों को भी मैं सोचने के लिए बाध्य करना चाहता हूं कि क्या बीत रही होगी उस समय सेमलवाइज के ऊपर, कि उनकी वजह से कितनी महिलाओं की दुखद मौत हो गई, जबकि वो कारण उन्हें पता ही नहीं था, वो तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने इसलिए आपको सुनाई है क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं फेसबुक पर देखता हूं, वो सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एस सर की फोटो लगाते हैं और उसके नीचे एक चक्की जैसी बांध दे, इसमें नोट निकल रहे हैं, धर 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 धर, बहुत सारे नोट निकलते रहते हैं, राइट। अब ये नोट निकल रहे हैं, बहुत तेज बह रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने पिक्चराइजेशन किया, डिजिटल आपने संस्करण बहुत अच्छा पेश किया है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या जा रहे हैं शायद उसके बारे में आपने नहीं सोचा है। आपको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत अच्छा किया है, और अफसोस हमारे साथ चाहने वाले जितने भी लोग हैं वो भी वेरी गुड ऑसम और दुनिया भर का कोट करते हैं, जिससे आपका और ज्यादा ये करने का मन करता है। एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा आपसे कि ढिल्लन सर जब इस बारे में उल्लेखनीय बातें करते हैं, लंबे तौर पर बातें करते हैं कि इंडिया में ऐसा होता है, यूट्यूबर ऐसे होते हैं, यूट्यूबर ऐसे होते हैं, इवन एस सर भी ऐसा कहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी भी है, टॉप लीडरशिप की भी है, क्योंकि टॉप लीडरशिप का काम होता है मिडिल लीडरशिप को डेवलप करना, और मिडिल लीडरशिप में इतने ज्यादा लोग होते हैं जहां पर हमें लीडरशिप डेवलप करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ टॉप लीडरों पर होती है। अगर वो सही ढंग से गई होगी और बहुत अच्छे ढंग से वहां पर मिडिल लीडरशिप काम कर रही होगी, तो उसका फर्क किस पर पड़ता है पता है? उसका फर्क पड़ता है टॉप लीडरशिप पर। टॉप लीडरशिप और बेटर होती चली जाती है, और बेटर होती चली जाती है अगर मिडिल लीडरशिप पे काम किया गया हो तो। और अगर मिडिल लीडरशिप पे काम नहीं किया गया हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर नहीं डेवलप किए गए होंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स टॉप लीडरशिप भी धीरे धीरे खतरे में आ जाती है। और यही मुझे कुछ महसूस हुआ, इसलिए मैंने आज इस सेशन को लेने की एक छोटी सी कोशिश की हुई है। और आज जो प्रोग्राम है उसमें मैंने सारे एलसी मेंबर्स को शामिल किया हुआ है। सारे एलसी मेंबर को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि संगठन की टॉप लीडरशिप की पहली कड़ी में आते हैं, और टॉप लीडरशिप के कारण इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अपने नेटवर्क को डेवलप करने के अलावा ऊपर अतिरिक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनको उन्होंने सक्सेसफुली हमेशा उनके साथ न्याय किया है, उन जिम्मेदारियों के साथ बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है। तो मैं उन लोगों से धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और उस क्वेश्चन से आप सब लोगों को उसके आंसर्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि जर्नी कितनी विशाल है, कितनी बड़ी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ममता मैडम पूछ रही थी कि जो नए लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारगर्भित क्वेश्चन पूछा है उन लोगों ने ममता मैडम से, लेकिन क्वेश्चन कितना, इसका रिजल्ट कितना या आंसर कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो उनका कहना ये था, आई थिंक कि आज से जिस दिन हमारी फाउंडरशिप खत्म हो रही थी, तो उस समय जितने भी फाउंडर्स जुड़े हुए हैं, उन फाउंडर्स ने ममता मैडम से ये पूछा कि जब कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं हुई तो तुम लोग 4 साल से कर क्या रहे हो, राइट। तो ये क्वेश्चन सुन के अंदर से तो मुझे हंसी आती है पहला। दूसरा ये आती है कि जिम्मेदारी का बोध भी होता है मेरे अंदर कि हाँ, उनको क्या आंसर देना चाहिए। तो आंसर यही है कि सर इसको बताने में मुझे कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी भावनाओं वाली बातें हैं, बहुत सारी इमोशंस हैं, बहुत सारी जर्नी हमने ऐसे तय की है। लेकिन इसके रूपरेखा आज की जो प्रोग्राम की है सारे एलसी मेंबर्स बने के लिए, आगे चल करके हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे और धीरे धीरे मिडिल में लीडरशिप डेवलप करने के लिए नए नए चेहरों को हम लीडरशिप तैयार करने के लिए ये प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब धीरे धीरे हम लोग इन सारे इसमें प्रोडक्ट्स भी आएंगे, इसमें फ्यूचर प्लानिंग्स भी आएंगी, सब चीजें आएंगी। लेकिन इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी 6 लाख या 5 लाख से ज्यादा जितने भी फाउंडर्स हैं इंडिया में, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सब आप बधाई के पात्र हैं। आपने वो काम कर लिया जो आपको करना चाहिए था। 100% आप बधाई के पात्र हैं, बहुत जबरदस्त किया है। अब आपको थोड़ा सा काम करने पर प्रेशर ना देख करके अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस करना होगा कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप ले तो आए हैं कई लोगों को, लेकिन अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, कैसे उनको प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे उनके साथ, जैसा सर अभी कह रहे थे कुछ 2-3 एपिसोड से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमें फ्री मेंबरशिप पर काम करना है, कई लोगों को इसमें कनेक्ट करना है अपने साथ में। तो ये सब बातों पर हमें थोड़ा सा प्रभाव डालते हुए हम लोग बात करेंगे, बशर्ते
मैं एक बार फिर से बधाई दूंगा आप सब लोगों को कि आपने वो काम कर दिखाया है जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बड़ा आपने काम किया है और आपने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में, भारत के मानचित्र में बहुत बड़ा कर दिया है। ऑन पैसिफिक का इतिहास जब जब लिखा जाएगा बिना भारत के नहीं लिखा जा पाएगा। इतना बड़ा काम आप लोगों ने कर दिया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। ना जितने भी मेरे आज के पार्टिसिपेंट हैं उनका मैं स्वागत करते हुए कहता हूं कि सर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और उसमें ही भविष्य की प्लानिंग भी निखर कर बाहर आएगी और आपकी पुरानी बातों से लेकर आज तक की जर्नी पर हम लोग बात करेंगे और आने वाले 2 साल कैसे होने वाले हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉमन सा प्लेटफॉर्म जब हमने ज्वाइन किया उस समय कुछ नहीं और आज इतना बड़ा, तो उसके बीच में ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी ने रेड कारपेट बिछा के रखा हुआ था और हम सब चलते चले गए और 6 लाख हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सारे लीडर्स आज बताएंगे कि कुछ कुछ चैलेंजेस भी आए थे, राइट। वैसे देखिए क्या होता है चैलेंजेस जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बशर्ते वो ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक टेंशन रूपी चैलेंज होता है। हमेशा टेंशन रहता है। कैसा कि जो भी मिडिल के लोग हैं, जो भी आपके नीचे के लोग हैं या जिनको आप ला रहे हैं इस सिस्टम में, वो आपसे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि सर कब लॉन्च होगा, ये प्रोडक्ट तो अभी बोला गया था लेकिन हुआ नहीं, आपने पिछले संडे को तो ऐसा बोल दिया था, फिर ऐसा केडी सर ने वो बोला था, जस्टिन ने ये बोला था, या दिनेश कोटियन ने ये बोला था, मुकुंद ने ये बोला था, लेकिन वैसा कुछ। ये एक चैलेंज होता है जो हम लोग अकेले फेस करते हैं, राइट। उसको टेंशन चैलेंज करते हैं। हालांकि हम किसी को बताते नहीं है, ऐसा कोई भी लीडर कभी किसी को नहीं बताता है, बट एक जिम्मेदारी के भाव के साथ हम उसे फेस करते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि कभी कभी एक और चैलेंजेस टॉप लीडरशिप हमेशा फेस करती है, उसको फ्रस्ट्रेशन चैलेंज कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन चैलेंज का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी एक इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट नहीं हो पा रही है। क्या कारण है कि लोग चंद वीडियो बना करके हिट होना चाहते हैं? क्या कारण है कि वो ब्लैक मेलिंग की राजनीति करना चाहते हैं? क्या मतलब ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहां पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आती है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और वहां पे इतनी घटिया सोच। तो ये फ्रस्ट्रेशन चैलेंज भी आता है टॉप लीडरशिप में हमेशा। और सबसे बड़ी बात है कि ईगो चैलेंज आता है। आप कितना भी अच्छा काम कर ले, कहीं ना कहीं किसी न किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, और जब वो ईगो हर्ट हो जाता है तो एक नया एपिसोड चालू होता है, फिर उसमें 15 दिन खराब होते हैं। ऐसे कई कई बार इस पूरी जर्नी में हुआ है। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। फुलफिलमेंट का चैलेंजेस होता है कि हम हर किसी को हर किसी को कैसे सब कुछ दे सकते हैं। हर किसी को सब कुछ वो लेना चाहेगा तो बिल्कुल मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सब कुछ सबको पाना चाहने की सबकी इच्छा होती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टॉप लीडरशिप हर किसी को हर कुछ नहीं दे सकता है। वो भी एक चैलेंजेस होता है। सबकी उम्मीद ये होती है, रिलन सर से बात कर लिए मेरे या केडी सर से बात हो गई है तो 100% मेरा काम हो जाएगा या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या मेरा बहुत सारी ऐसी बातें जिनको आप लोग समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि बियॉन्ड द पोजीशन जब हम जाकर काम करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इन्फ्लुएंस का। कितने लोग हमसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सैकड़ों प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। उसके अनुसार फिर हम लोग काम करते हैं और काम करने के बाद उसी को हम, जब हमारा प्रभाव नीचे जाता है और उसका रिजल्ट कभी कभी 10 दिन बाद आता है, कभी कभी 1 महीने बाद आता है, कभी कभी हमें दोबारा इस प्रभाव को नियंत्रित वे में जाकर फिर से देना होता है, तब जाके उसके रिजल्ट